आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सीरीज आरएलसी सर्किट। तो इन केस ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट में एक रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हैं और ये सीरीज कॉम्बिनेशन को हम एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इक्वल टू एम साइन ओमेगा टी के अक्रॉस जोड़ देते हैं, जैसे कि चित्र 1 में दिखाया गया है। माना कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इक्वल टू एम साइन ओमेगा टी के कारण सर्किट में करंट I फ्लो हो रही है। श्रेणी क्रम में जुड़े होने के कारण इनसे जो है सेम धारा जो है प्रवाहित होगी। दैट मीन्स कि जो करंट आई है वो R, L और C में सेम फ्लो होगी, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट और सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट फ्लो होती है। जब करंट रजिस्टर R से होकर जाएगी तो रजिस्टर R के सिरों के बीच विभवांतर VR इज इक्वल टू IR। जब L से होकर के जाएगी तो L के सिरों के बीच विभवांतर VL इज इक्वल टू IXL। जब C से होकर के जाएगी तो C के सिरों के बीच विभवांतर VC इज इक्वल टू IXC। अगर हम इसके फेजर डायग्राम की बात करें तो रजिस्टिव के केस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है। VR रजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप है, VR और I जो है सेम फेज में होंगे। इंडक्टर के केस में जो वोल्टेज होती है VL वो करंट I से 90 डिग्री लीड करती है, दैट मीन्स की अग्रगामी होती है। और कैपेसिटर के केस में वोल्टेज VC करंट I से 90 डिग्री लैग होता है, दैट मीन्स की पश्चगामी होती है। वोल्टेज VC करंट I से 90 डिग्री पश्चगामी है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो फेजर डायग्राम जब हम ड्रॉ करेंगे तो फेजर डायग्राम डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ द वैल्यू ऑफ VL एंड VC। VL और VC के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा और VL VC की वैल्यू डिपेंड कर रही है XL और XC पे। XL और XC की वैल्यू को देखते हुए हम जो है फेजर डायग्राम अब ड्रॉ करेंगे। तो जब इनके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा परिणामी पे, तो दैट मीन्स कि इसमें हमारे पास अलग अलग केस होंगे। तो मान लीजिए कि पहला केस में हमारे पास है XL इज ग्रेटर देन XC। XL इज ग्रेटर देन XC का मतलब कि यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा है और कैपेसिटिव कम है। जब इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि सर्किट का जो नेचर है वो कैसा होगा, हमारे पास इंडक्टिव नेचर का होगा। और इंडक्टिव नेचर के केस में जो है वोल्टेज करंट से क्या करती है, 90 डिग्री लीड करती है, ठीक है। और तो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं, यहाँ पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे VL दैट मीन्स कि VL VC का अगर हम यहाँ पे देखते हैं फेजर डायग्राम तो ये होगा VC करंट से 90 डिग्री क्या कर रही थी, लैग कर रही थी। और VL I से 90 डिग्री क्या कर रहा था, लीड कर रहा था। ये होगा VL और ये होगा VC 90 डिग्री। तो अब इसका अगर हम परिणामी की बात करें तो धारा I VL तथा VC के परिणामी IL से पश्चिगामी होगी। दैट मीन्स कि अगर हम इसका परिणामी रिजल्टेंट कैलकुलेट करें तो दैट मीन्स कि VL माइनस का VC, क्योंकि VL वाली वैल्यू ज़्यादा है तो VL माइनस का VC है उसका परिणामी होगा। तो इसका जो परिणामी है वो करंट I से क्या है, यह अगर हम VL माइनस VC की बात करें तो VL माइनस VC करंट I से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। या हम ये कह सकते हैं कि करंट I VL माइनस VC से 90 डिग्री लैग कर रही है, ये भी कह सकते हैं। दोनों चीज़ों को देख सकते हैं हम लोग, ठीक है, कि करंट I VL माइनस VC से 90 डिग्री क्या कर रही है, लैग कर रही है, ठीक। तो ये होगा VL माइनस VC। VL माइनस VC इसलिए क्या, क्योंकि VL की वैल्यू ग्रेटर देन ली है, क्योंकि XL इज ग्रेटर देन XC था। तो VL माइनस का VC, ये VC ऊपर जाकर VL माइनस VC, तो ये इसका परिणाम VL माइनस VC और VAR का परिणाम हमने क्या लिया, ये रिजल्टेंट V आ गया, ठीक है। अब इसको हमने वोल्टेज ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, तो ये होगा VR V और VL माइनस VC, ये करंट I। इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, फाई है, ठीक। V के और I के रिजल्टेंट V के और I के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, फाई है। दैट मीन्स हम यह कह सकते हैं कि करंट रिजल्टेंट वोल्टेज से फाई एंगल क्या कर रही है, लैग कर रही है, पश्चिगामी है। या ये कह सकते हैं कि वोल्टेज करंट I से फाई एंगल लीड कर रहा है, दैट मीन्स कि अग्रगामी, दोनों कह सकते हैं। तो यदि RLC सर्किट में परिणामी अगर V की बात करें तो V हमारे पास होगा V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस का VL माइनस VC का होल स्क्वायर, यानी कि V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। यहाँ होगा ये होगा V स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय जब निकलते करंट का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, उससे निकाल लिया। VR की वैल्यू होती है IR, VL की IXL, VC की IXC वैल्यू यहाँ पे रखेंगे इक्वेशन में ऊपर। तो यहाँ से हमारे पास इस तरीके से कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा V इज इक्वल टू IZ, ठीक। तो Z की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, जिसे हम इम्पीडेंस कहते हैं, प्रतिबाधा, ठीक है। अगर केस हमारे पास सेकंड केस में अब हम मान रहे हैं कि XL की वैल्यू इज लेस देन XC, यानी कि अब यहाँ XC की वैल्यू ज़्यादा है XL से। जब XC की वैल्यू XL से ज़्यादा होगी तो सर्किट को जो नेचर होगा, सर्किट का नेचर होगा हमारे पास कैपेसिटिव नेचर। द सर्किट इज सेड टू बी कैपेसिटिव इन नेचर, क्योंकि XC ग्रेटर देन। जब XC ग्रेटर देन होगा दैट मीन्स कि VC ग्रेटर देन है VL से। तो अगर हम यहाँ से इसका रिजल्टेंट की बात करें तो ये है VL और ये VC। जब VC वाली ज़्यादा है तो VC माइनस का VL, ठीक, VC माइनस का VL होगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि VC माइनस VL करंट I से क्या कर रहा है, 90 डिग्री लैग कर रहा है। या हम ये कह सकते हैं कि करंट VC माइनस VL से 90 डिग्री लीड कर रही है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हो कि धारा I VL तथा VC के परिणामी से अग्रगामी लीडिंग होगी। यहाँ देख रहे हैं करंट I जो है
वी सी माइनस वी एल से 90 डिग्री क्या है, अग्रगामी है। ठीक, अगर यहाँ से इसका वोल्टेज इसका वी सी माइनस वी एल है, ये वी आर है, अगर इसका रिजल्टेंट परिणाम ही निकाल तो ये आ गया हमारे पास वी। तो वी और आई के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, फाई का, तो यहाँ पे फाई वी और ये वी सी माइनस वी एल, ये वी आर, ये बन गया इसका वोल्टेज ट्रायंगल। तो ये फेजर डायग्राम हो गया इसका। ठीक है, यहाँ से इसका रिजल्टेंट कर कैलकुलेट करते हो, वी आर स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर बराबर वी आर स्क्वायर प्लस का वी सी माइनस वी एल। यहाँ पे वी सी वी एल की वैल्यू रखी हमने, तो इस तरीके से इसका रिजल्टेंट का वी इज इक्वल टू आई जेड, और जेड की वैल्यू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। वहाँ पे था एक्सएल, यहाँ पे जो था यहाँ था एक्सएल माइनस एक्स सी, क्योंकि एक्सएल बड़ा था, और यहाँ पे हमारे पास एक्स सी बड़ा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो हो गया एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो वी इज इक्वल टू आई जेड, और जेड की वैल्यू होगी ये क्या है हमारे पास, सर्किट का इम्पीडेंस है। ये होगा दूसरा केस। अब तीसरे केस में हम मान रहे हैं कि अगर एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी है। जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी है, अगर हम इस इक्वेशन से देखें तो यहाँ पे अगर हम इसमें एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी रखें, भाई एक्स सी है या एक्सएल है, अगर एक्सएल एक्स सी बराबर हो गए तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो जेड इज इक्वल टू आर आ जाएगा। यानी कि जो सर्किट का जो नेचर है, सर्किट जो है प्योरली रजिस्टिव सर्किट की तरह काम करेगा, रजिस्टिव नेचर होगा सर्किट हमारा इन केस ऑफ एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी में। ठीक है, तो अब इस केस में अगर हम देखेंगे जो वोल्टेज भाई वी एल है, वी सी है, वी सी इज इक्वल टू वी एल। जब एक्स एल इज इक्वल टू एक्स है तो दैट मीन्स कि वी सी इज इक्वल टू वी एल। तो हमारे पास केवल यही तो बचा वी आर, या तो यही हमारे पास इसका रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट भी यही होगा वी, यानी कि वी आर इज इक्वल टू वी। तो वी इज इक्वल टू वी आर, तो वी इज इक्वल टू वी आर इज इक्वल टू तो आई आर, तो वी इज इक्वल टू आई जेड, जेड इज इक्वल टू आर। यानी कि इसमें जो है एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी के केस में जो इम्पीडेंस होगा वो प्रतिरोध के बराबर ही होगा। ठीक है, इन केस ऑफ एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी में, और इस केस में जो है सर्किट हमारा कैसा होगा, रजिस्टिव नेचर का होगा। अगर हम इम्पीडेंस की बात करते हैं, प्रतिबाधा इम्पीडेंस की, तो इन सीरीज सर्किट में, सीरीज आरएलसी सर्किट में हम इम्पीडेंस को जेड इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्सी से शो करते हैं। जहाँ एक्स क्या होता है, एक्स होता है एक्स इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी, टोटल रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। ये एक्स जो है सर्किट का टोटल रिएक्टेंस शो करता है। भाई हमारे पास आर एल और सी तीनों कंपोनेंट जुड़े हुए हैं, तो एल भी है सी भी है, तो ये हमारा जो है एक्स इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी टोटल रिएक्टेंस को शो करता है। अब इसमें कंडीशन हमारे पास ये हो जाती है कि अगर एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है और एक्स पॉजिटिव, अगर ये एक्स पॉजिटिव है और एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है तो सर्किट हमारा इंडक्टिव नेचर का होगा। ठीक, अगर एक्सएल इज लेस देन एक्सी है और ये ऋणात्मक है, पॉजिटिव साइन की जगह अगर ये नेगेटिव है, तो हमारे पास सर्किट कैसा होगा, कैपेसिटिव नेचर का होगा। अगर हमारे पास एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी का मतलब होगा कि एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कि ये वाली टर्म हो जाएगी जीरो, तो जेड इज इक्वल टू हो जाएगा आर। तो सर्किट कैसा होगा, सर्किट का नेचर कैसा होगा, रजिस्टिव नेचर का हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इम्पीडेंस ट्रायंगल की बात करते हैं, तो इम्पीडेंस ट्रायंगल के लिए अगर हम इसकी साइड को करंट से डिवाइड कर दें सबको, तो इम्पीडेंस ट्रायंगल बन जाएगा, ऐसे इसका बन सकता है। तो ये हमारे पास इसका इम्पीडेंस ट्रायंगल है। एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी के केस में तो एक्सएल माइनस एक्सी एक्स, ये जेड, वी अपॉन आई से ये जेड बन जाएगा, और ये भाई है हमारे पास आर है ये। ठीक, इसके बीच में एंगल फाई था पॉजिटिव के केस के लिए, और ये नेगेटिव के केस के लिए। ठीक है, नेगेटिव का मतलब ये कैपेसिटी वाले केस में जब एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल था, और ये जब है जब एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी है, तो इस केस में ये आर होगा, ये जेड हो गया, और ये हमारे पास एक्सी माइनस एक्सएल। ये वाली जो लाइन है ये क्या शो कर रही है, एक्सी माइनस एक्सएल को शो कर रही है, एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, ये बात होगी। अगर हम यहाँ से एंगल फाई अगर कैलकुलेट, अगर मैंने आपको बताया था कि भाई अगर पोलर फॉर्म वगैरह है तो ये, तो उसमें अगर हमें एंगल वगैरह कैलकुलेट करने रहते हैं, या मान लीजिए आपसे पावर फैक्टर कैलकुलेट कराने लगा, पावर फैक्टर क्या होता है, कोस फाई इज इक्वल टू आर अपॉन जेड। ठीक, तो कोस फाई दे रखा है, मान लीजिए आपको कोस फाई दे दिया, जेड पता है, आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, तो कोस फाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए आर और जेड दे दिया आपको, कोस फाई कैलकुलेट करना, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इन चीज़ों को कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ से निकाल सकते हैं ट्रायंगल से। यहाँ से हम देख रहे हैं tan फाई इज इक्वल टू होता है लंबटे आधार, दैट मीन्स कि एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। यहाँ पर आप देखिए एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, एक्सएल माइनस एक्सी को एक्स से भी कर सकते हैं, तो tan फाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर भी रख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कोस फाई क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि आर अपॉन जेड, तो ये होगा आर अपॉन जेड। साइन फाई क्या होता है, साइन फाई क्या होता है हमारे पास, लंबटे, लंबटे क्या होता है, लंबटे कर्ण। तो यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन जेड, एक्सएल माइनस एक्सी को मैं एक्स भी रख सकता हूँ, दैट मीन्स एक्स अपॉन जेड भी रख सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम एंगल भी ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स हम पावर की बात करें तो द एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट, अगर हम सर्किट की बात करें, सर्किट कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, तो पावर एवरेज बराबर, यानी कि जो एवरेज पावर होगी दैट इज एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय रजिस्टर आर प्लस एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय एल प्लस एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय सी, यानी कि तीनों सर्किट पावर कंज्यूम कर रहे हैं। और स्टूडेंट मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था और फिर बता रहा हूँ कि लेकिन शुद्ध
एल और सी कभी पावर कंज्यूम नहीं करते, यानी कि शून्य पावर कंज्यूम करते। मैंने आपको बताया था कि जो इंडक्टर और कैपेसिटर होते हैं वो पावर को कंज्यूम नहीं करते। तो जो पावर कंज्यूम होगी वो केवल किसके कारण होगी, पावर जो कंज्यूम होगी वो केवल होगी किसके, रजिस्टर के कारण, रेजिस्टेंस के कारण। तो पी एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा पावर टेकन बाई आर। तो पी पावर क्या होती है, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, या हमेशा ये भी लिख सकते हैं आई इंटू आई आर, और आई आर बराबर किसके है, वी आर के, यानी कि आई इंटू वी आर, यानी कि आई आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी आर, आई इंटू वी आर। और वी आर इज इक्वल टू कितना है, अगर मैं कैलकुलेशन करूँ, अगर यहाँ से देखूँ कि वी आर जेड की टर्म में, तो वी आर इज इक्वल टू, ये हमारे पास कौन सी, देखिए स्टूडेंट्स, ये वी आर है और ये वी की टर्म है। अगर इसे वी को यहाँ पे लेकर आऊँ, वी आर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर मैं इसका निकालूँ, ठीक है, एक्स एक्सिस में कंपोनेंट, तो वी आर इज इक्वल टू हो जाएगा वी कोस फाइव। ठीक, तो ये यानी कि वी आर इज इक्वल टू वी कोस फाइव इन बोथ केस, कोई से भी केस में। तो यहाँ से हो जाएगा पी इज इक्वल टू वी आई कोस फाइव वाट, यानी कि जो सर्किट हमारा इतनी पावर वो कंज्यूम करेगा, पी इज इक्वल टू वी आई कोस फाइव वाट। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।